हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और राजी बाजी और सेहत तबीयत ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाईजान, मैंने रमज़ान आ रही है, थोड़ी ज़रा रमज़ान वाली वाइब लें वीडियोस में। तो कैसे जा रहा है आप सब लोगों का रमज़ान? ठीक ठाक जा रहा है? खैर, वीडियो की तरफ आते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जियोग्राफी। अगर ये इंडिया पाकिस्तान डिवाइड ना हुआ होता तो क्या होता? देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम इतने भोले भाले हैं कि अंग्रेजों ने हम भारत के लोगों को डिवाइड एंड रूल का पाठ पढ़ाया और हमने इसे ही फॉलो करके इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया। पर सोचो, कभी अगर बंटवारा हुआ ही नहीं होता तो क्या स्थिति होती। इंडिया पाकिस्तान आज ही एक भारत का हिस्सा होते तो भारत की मिलिट्री आज दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री होने के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री भी होती। यही नहीं, आने वाले 74th इंडिपेंडेंस डे तक पाकिस्तान की 4 जंगों में, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में और आज तक भारत पर हुए टेररिस्ट अटैक में मारे गए लाखों शहीदों की जानें भी नहीं जाती। और इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान की जीडीपी मिलाकर हमारे देश की जीडीपी यूके की जीडीपी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी होती। पर ये सब सिर्फ तभी होता अगर भाई हमने अलग ही लेवल पे होना था। भाई यूरोप, अमेरिका, मुल्का तो कुछ भी नहीं होने थे। सीधी सी जवाब है, जितना ये सब कॉन्टिनेंट में टैलेंट है और हर चीज़ रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान और इंडिया ना अलग हुआ तो भाई हमने तो बहुत ही आगे निकल चुका होना था। वो तो बस हालात ने कुछ ऐसा कर दिया और कुछ हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। इंडिया आज भी 1947 के पहले वाला भारत होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट चुके हैं और आज अगर ये एक होते तो चाइना से आगे निकलकर एशिया के डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक सुपर पावर कंट्री बन चुके होते। पर अफसोस ये सब कभी नहीं हुआ और जो बंटवारा हुआ है ना, उससे इन दोनों ही कंट्रीज का क्या हाशर और हाल हुआ है, क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है, आज हम वही चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इंडिया पाकिस्तान ज्योग्राफी। बंटवारे के बीच तो अंग्रेजों ने भारत में आते ही बो दिए थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए तब उनके पास इंडिया को गुलाम बनाए रखने के लिए पैसे नहीं बचे और इसीलिए उन्होंने भारत को लूट लेने के बाद फिर अपने देश वापस जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेजों ने भारत की बर्बादी के लिए भारत को आजादी के साथ इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का तोहफा दिया और इसी बंटवारे के लिए स्पेशली इंग्लैंड से एक वकील को बुलाया गया जिसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, और जो पहली बार बस इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींचने के लिए आया था। मतलब भाई पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, बस पहली बार आए लाइन खींचने। अब सर सिरिल ने कैसे ये लाइन खींची, इस पर पूरा वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी है, जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो। मगर शॉर्ट में बताऊं तो सर सिरिल ने रिलीजन के बेसिस पर बंटवारा कर दिया था, पर इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन को खींचते वक्त उन्होंने बॉर्डर्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से आज ये दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के जियोग्राफिक बॉर्डर्स की हालत काफी खराब है। क्योंकि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स 2 नहीं बल्कि 4 देशों के साथ शेयर करता है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना। और उसमें से भी इंडिया और अफगानिस्तान ऐसे 2 देश हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है जिसे ब्रिटिशर्स ने 1893 में उस वक्त के भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाया था। इस बॉर्डर की वजह से अफगान का पाश्तूनिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसका आधा हिस्सा आज पाकिस्तान में है और वही आधा अफगानिस्तान में है। और पाश्तून्स वही लोग हैं जो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को रूल करते हैं और इसीलिए आज तक अफगानिस्तान 1893 में बनाए हुए इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। उनके हिसाब से पाश्तूनिस्तान पूरा का पूरा आज भी अफगानिस्तान में ही आता है और पाकिस्तान की ऐसे ही दुश्मनी ईरान से भी है, बस इस केस में पाश्तूनिस्तान की जगह बलोचिस्तान है। पर बलोचीज ईरान में कोई मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान और ईरान अंडरस्टैंडिंग से इस रीजन को शेयर करते हैं। पर ये कभी भी भाईचारे में नहीं बदल सकता, क्योंकि ईरान को शिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान को सुन्नी गवर्नमेंट चलाती है और इसीलिए उनके आइडियल्स और वैल्यूज में बहुत फर्क आ जाता है
और आते रहेगा। लेकिन पता है पाकिस्तान के 4 बॉर्डर शेयरिंग रिकॉर्ड को इंडिया ने 6 देशों के साथ बॉर्डर शेयरिंग करके तोड़ दिया है, जिनमें एक तो ऑफ कोर्स खुद ही पाकिस्तान है और बाकी म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर इंडिया अपने बाकी के 4 पड़ोसी कंट्रीज के साथ अलायंस में है और चाइना और इंडिया के बीच के गंभीर माहौल के कारण ये LAC लाइन है। पर अक्साई चीन के यहाँ पर आने वाली ये LAC लाइन कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जिस वजह से आज भी ये दोनों देश अक्साई चीन को अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। चाइना कहता है कि अक्साई चीन शिनजियांग रीजन में आता है और इंडिया के हिसाब से वो लद्दाख में आता है। इतना ही नहीं तो आपने ये भी देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया और चाइना दोनों के मैप्स में उनकी कंट्री का हिस्सा बताया गया है और इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच 1962 में जंग भी हो चुकी है, जिसमें कई लोग शहीद तो हो गए थे, पर आज तक दोनों देशों के बीच इसका फैसला नहीं हुआ और आज भी टेंशन का माहौल बना हुआ है। पर सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो बंटवारे में पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में आई है। बंटवारे के साथ पाकिस्तान को फ्री भूकंप भी मिला है। मेरा मतलब है पाकिस्तान का आधा हिस्सा बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर एक ऐसे एरिया में आता है जो अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ आने वाले भूकंप इतने हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं कि 2005 में आजाद कश्मीर में आए हुए सिर्फ एक भूकंप ने 86,000 लोगों की जान ले ली थी। पर इन भूकंपों के आने के पीछे का कारण क्या है? तो बेसिकली आज दुनिया में जो कश्मीर से ज़्यादा मेरा ख्याल से स्वात वाली साइड पे है। स्वात आता KPK में, खैबर पख्तूनख्वा, तो उसमें तो भाई हर दूसरे साल इतना बुरा फ्लड आता है। फ्लड कह रहा हूँ, फ्लड के अलावा ज़लज़ले और फ्लड दोनों ही बहुत आते हैं उधर। उनकी किस्मत बस अल्लाह ताला ने लिखी है। कश्मीर में तो इतना ही आता मेरा ख्याल से। तो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ना, वो 33 करोड़ साल पहले एक हुआ करते थे। मतलब ऐसा कुछ कि जमीन का सिर्फ एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा था और उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पैंजिया था। वेल एग्जाम्पल के लिए समझो कि तुमने दूध को उबाला, फिर उबालने के बाद उसके ऊपर मलाई बन गई। अब अगर तुम दूध के बर्तनों को हिलाओ तो मलाई भी हिलती है और कई बार इसके टुकड़े भी हो जाते हैं। उसी तरह जब अर्थ के कोर का लावा ठंडा हुआ तो ऊपर जमी हुई मलाई यानी कि लैंड के टुकड़े भी हुए और इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब फ्रेंड्स आप सोचोगे कहां से कहां पहुंच गए, इन प्लेट्स का भूकंप से क्या संबंध है? वेल संबंध है क्योंकि फिलहाल इंडियन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं और इनके टक्कर के झटकों की वजह से पाकिस्तान के रीजन्स में काफी हाई मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें तो विरासत में बस 1146 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मिली है और उसमें भी कराची के बस एक अकेले पोर्ट से पाकिस्तान का पूरा 60% ट्रेड और सप्लाईज आता जाता है। मतलब अगर कल को किसी देश ने इस पोर्ट को कैप्चर कर लिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान लैंडलॉक हो जाएगा और पाकिस्तान के आधे से ज्यादा ट्रेड और सप्लाईज ठप पड़ जाएंगे। अब फ्रेंड्स अगर आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पर दुखी हो तो उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बंटवारे के बाद इंडिया के हिस्सों में भी काफी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्राउट्स। इंडिया की आधी बॉर्डर कोस्ट लाइन है जो कि 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिस वजह से यहाँ के कोस्टल रीजन्स को ज्यादा बारिश की मार झेलनी पड़ती है और इसके पीछे का कारण है अरेबियन सी के पानी के तापमान में होने वाला बदलाव। क्योंकि अरेबियन सी का पानी इतना गर्म हो चुका है कि उस तरफ से आने वाली बारिश के बादल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसीलिए कहीं एक तरफ कोस्टल रीजन्स में ज्यादा बारिश गिरने के कारण फसल नहीं उग पाती तो कहीं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में खेत और अनाज ड्राउट यानी सूखे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो इंडियन प्लेट हर साल 50 mm जितना यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि हमें ये महसूस नहीं होता, पर इन प्लेट्स के टकराने के कारण पाकिस्तान की तरह हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हर साल इंडिया और थोड़ा छोटा भी होते जा रहा है। लेकिन इस ज्योग्राफिकल बंटवारे ने कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं दी है बल्कि कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA के अनुसार पाकिस्तान के पास जमीन में पेट्रोलियम ऑयल के लगभग 8 बिलियन बैरल्स है और आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के रिजर्व्स के साथ साथ जेम्स, मार्बल, टाइल्स जैसे प्रीशियस स्टोन्स के भी रिजर्व्स है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 26% जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है और वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉटन का होता है और इसीलिए कॉटन के प्रोडक्शन में पाकिस्तान दुनिया में 5th नंबर पर आता है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल
प्रोड्यूसर्स भी है। इसके पीछे का एक और एक कारण है कि पंजाब और सिंध प्रोविंस की जो मिट्टी है ना, वो काफी डीप और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, जो कॉटन उगने के लिए एकदम परफेक्ट है। और भले ही बंटवारे में पाकिस्तान को कम कोस्टलाइन मिली हो, तो भी पूरे देश में इंडस रिवर फ्लो करती है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की लाइफलाइन भी है। और वहीं इंडिया के ज्योग्राफिकल बेनिफिट में सबसे ऊपर आता है माइका का नाम। माइका वो माँ वाला माइका नहीं, मेटल वाला माइका, क्योंकि इंडिया माइका का पूरे वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर है। माइका असल में एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल पेंट से लेकर मेकअप, ऑटोमोबाइल्स, रबर प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। दुनिया का 60% माइका इंडिया से ही ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही देखो, जब बंटवारा होता है ना, तो उसमें जितना लैंड है उधर जाहिर बात दोनों को फ़ायदा होगा। जितना इंडिया के पास रहेगा उनको अलग फ़ायदा होना है। ये नहीं है कि भाई नुकसान है, नुकसान में घाटे में चले गए हो, क्योंकि पहले सब तो सारे सेम थे ना, और हर डिफरेंट जगह पे हर डिफरेंट चीज़ निकल रही थी। और वहाँ मतलब कि पाकिस्तान में अब ये कोयला और ये जो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ये गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत चीज़ें निकलती हैं। अब इंडिया में माइका, अब ये कोई चीज़ छोटी चीज़ नहीं, इस पर आपकी पूरी जीडीपी और ट्रेड और आपकी डिपेंड करती है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इतने आपकी ट्रेड हो जाती है। तो ये कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है, मतलब अब बंटवारा हो ही गया तो फ़ायदा नुकसान क्या देखना है। इंडिया वर्ल्ड में कोल का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, और हमारे पास टाइटेनियम और डायमंड्स और लाइमस्टोन्स के काफी सारे रिजर्व्स हैं, और ऑयल रिजर्व्स में हमारे पास ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन बैरल्स है। अब बात करते हैं इंडिया की लाइफलाइन हिमालयन माउंटेन्स की, और इसे इंडिया का लाइफलाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश की लगभग सभी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी हिमालय से ही शुरू होती है। और इनमें से कई नदियों पर लगाए हुए डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी मदद करते हैं। इतना ही नहीं तो हिमालय नॉर्थ से आने वाली बर्फीली हवाओं को भी रोकता है, जिससे इंडिया का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है और बारिश की वजह से एग्रीकल्चर में मदद होती है। और ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, बल्कि ये चाइना के खिलाफ हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल डिफेंस भी है। वेल, सबसे पहली बात तो अगर हिमालयस नहीं होते तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बंजर हो जाता। और ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, पर जहां जहां से हिमालय से निकलती नदियां बहती है, जैसे कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगहें भी बंजर हो जाती। और यहाँ से पानी न बहने के कारण ना मिट्टी उपजाऊ रहती, और इस वजह से यहाँ पर फसल नहीं उगती। और इसके ना होने की वजह से चाइना जैसे देशों की मिलिट्री डायरेक्टली इंडिया में घुसकर हमला कर पाती। और इसीलिए हिमालयन रेंज हमारा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज रहा है और रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए आप सभी रुके हो, कश्मीर। पिछले 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर इतना जरूरी क्यों है? वेल, इसका जवाब है कश्मीर के ग्लेशियर्स और फ्रेश पानी। ये ग्लेशियर का पानी इंडिया और पाकिस्तान के लाखों लोगों को ताज़ा पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और आजकल के बढ़ते पॉपुलेशन और बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत के कारण इंडिया कश्मीर में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फैसिलिटीज लगवाना चाहता है। पर पाकिस्तान को डर है कि इरिगेशन के नाम पर कहीं इंडिया कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले पानी को ही ना रोक दे। और इसी के चलते इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में वर्ल्ड बैंक के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर ली थी, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडस, चेनाब, झेलम और इंडिया के कंट्रोल में बियाज, रावी और सतलेज रिवर्स आती है। अब बंटवारों के बाद दोनों ही देशों के हिस्सों में कई अड़चनों के साथ कई फायदे भी आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन दोनों ही देशों ने इन प्रॉब्लम्स को फेस करके इन एडवांटेजेस को किस तरह बेस्ट इस्तेमाल करे ये सीख लिया। और इसी वजह से आज दुनिया भर में ये अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि पाकिस्तान फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और वहीं पर इंडिया फेमस है अपने माइका और कोल प्रोडक्शन के लिए। लेट्स होप कि जल्दी एक ऐसा दिन आएगा कि दोनों भी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि देखा जाए तो हम शायद उतने भी अलग नहीं हैं। अगर हम हमारे सारे डिस्प्यूट्स, नफरत और पार्टीशन के ट्रॉमा को बाजू में रखें तो ये साफ साफ दिखता है कि हम में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। बोली भाषा से लेकर खाने पीने तक सब कुछ सिमिलर है, यहाँ तक कि हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री भी मिलती जुलती है। पर फिर भी क्यों नफरत और पॉलिटिक्स के वजह से इन सिमिलैरिटीज को हम नहीं देख पाते? अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पर्सनली दोनों कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दिखती है और कौन कौन से डिफरेंसेस दिखते हैं, और क्या वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। मुझे पर्सनली एक ही डिफरेंस दिखता है और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो डिफरेंस मैं शायद बताना नहीं चाहूंगा कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है।
बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइफ फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली ऐसी दिमाग बढ़ाऊं वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच सके और आप अपने दोस्तों से ज्यादा स्मार्ट बन सके। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भाईजान फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि रिलीजन का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, सीधी बात है। और हमारी जो पॉलिटिक्स ने हेट बढ़ाया हुआ है, अभी पॉलिटिक्स को सी भी और बिला वजह का हेट है, तो ये नहीं होना चाहिए। मिलजुल के रहना चाहिए भैया, हम आपस में नेबर्स हैं, हम ना हमारे कल्चर में डिफरेंस है ना किसी और चीज़ में डिफरेंस है। मैं भी इस चैनल पे हेट वूट कुछ नहीं बुला रहा, सिर्फ रिलीजन में जो मुझे चीज़ मुझे ठीक लगती ठीक नहीं लगती वो मैं बताता होता हूँ। मैं बाकी हर रिलीजन की मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं तो वो बताता हूँ जो मैंने मतलब पढ़ा है और जो मुझे हक लगता है। बाकी हर बंदे का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिर आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू में कमेंट में लाजमी बताना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।